चुनावी समर में भगवान के नाम का इस्तेमाल अब पुरानी बात हो चली है। अब भगवान की जातियों का जिक्र होने लगा है। राजस्थान के अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजरंग बली दलित थे, लेकिन उनका संकल्प सबसे उत्तम है। सीएम योगी के इस बयान के साथ ही सियासत में भगवान राम, भगवान शंकर के बाद अब हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमलनाथ के एक वीडियो पर कहा था कि उनको अली मुबारक, हमें हनुमान जी, बजरंग बली हमारे लिए काफी हैं। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली को, हनुमान जी को दलित बताया, आदिवासी बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मास्टर रामकिशन जी को कमल चुनाव चिन्ह पर हम सबका संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए। बजरंग बली का संकल्प। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंग बली करते हैं और इसलिए बजरंग बली का संकल्प होना चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के पाली के जैतारण में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि इस बार भी राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि लोग विकास करने वाली सरकार को ही वोट देंगे। सीएम ने रैली से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए की मांग की। जनता से रैली के दौरान आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं, उसके पीछे भी एक ही भाव है कि हमारे संतों, हमारे योगियों, हमारे सिद्धों, भारत की उस तेजस्वी ओजस्वी परंपरा जिसका प्रतीक राजस्थान रहा है, यह परंपरा अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसी प्रकार से उज्जवल रहे, मंगलमय रहे, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता के पास होती है। जैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे वैसी होगी सरकार। और तो लगातार मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब राजस्थान में भी चुनावी प्रचार में अहम चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। ये बयान उन्होंने सहारनपुर में दिया है। उन्होंने कहा कि देवबंद में आतंकी पढ़ते हैं। साथ ही ये भी कहा कि बगदादी और हफीज सईद ने भी देवबंद में ही पढ़ाई की है, ऐसी उन्हें जानकारी मिली है, कुछ लोगों ने उन्हें बताया है। तो सहारनपुर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जहां पर उन्होंने देवबंद को लेकर यह बयान दिया। आज तक वहां से कोई बच्चा आतंकवादी नहीं निकला, लेकिन ये देवबंद जो है, पता नहीं यहां शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। हाफिज सईद भी यहीं का है और बगदादी भी यहीं का है। तो यहाँ लोगों को मानवता के कल्याण के लिए शिक्षा दी जाती है या मानव के संहार के लिए शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बगदादी आज मानव का संहार कर रहा है और हाफिज सईद 26/11 भारत में वही किया। ये दोनों देवबंद का विद्यार्थी है, जैसा लोगों ने मुझे बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां पर यति नरसिंहानंद का हालचाल जानने पहुंचे थे। दरअसल यति नरसिंहानंद जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। इस दौरान गिरिराज सिंह ने भी उनकी मांग का समर्थन किया और कहा कि इस मामले में कानून जरूर होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में देश के विकास में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भारत की, वो बाधा न बने। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या से देश के हालात विस्फोटक हो सकते हैं। भारत में बढ़ती हुई आबादी जो विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए, दोनों के लिए विस्फोटक है।
इसके लिए एक कानून बननी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी का 18% से ऊपर आबादी भारत में है। और गिरिराज सिंह के बयान पर दारुल उलूम देवबंद से जुड़े लोगों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हैं, सरासर गलत बात कर रहे हैं। यह ऐसी बातें करना मुल्क में नफरत के माहौल को पैदा करना जेब नहीं देता। हमारा पैगाम है मोहब्बत, अमन, सुकून, इंसानियत का दर्स हम देते हैं। मंत्री जी जो बयान देकर के गए हैं वो अफसोसनाक है और बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने दिमाग का इलाज कराएं और डॉक्टरों से सलाह लें, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग देश के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ जन सहभागिता बढ़ाने में जुटी हुई है, जिससे लोगों को फायदा मिल सके। लेकिन विपक्षी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि सरकार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का नाम ले सकती है, मंदिर पे लड़ सकती है, एनजीओ का कर सकती है, कोई भी काम ये लोग सत्ता पाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे देश का नुकसान होगा। नेतृत्व सरकार को मिला हुआ है, केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व, राज्य में योगी जी का नेतृत्व, ये लोग निरंतर विकास और जन कल्याण के कामों को बल दे रहे हैं। तो उससे सरकारी तंत्र भी बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सोने में सुहागा तब हो जाता है जब जन सहभागिता उसमें बढ़ती है, और जन सहभागिता के लिए ये जो एनजीओ प्रकोष्ठ हमारा है उसमें बहुत कारगर भूमिका अदा कर रहा है। हम लोग निरंतर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं और पार्टी की और भी इकाइयां इस काम में लगी हुई है। इधर प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले के लिए अखाड़ा के साधु संतों के आने की शुरुआत हो गई है। जूना अखाड़े के संतों ने हाथी, घोड़े और बैंड बाजे के साथ शाही अंदाज में प्रयागराज में प्रवेश किया और साधु संतों का ये जुलूस करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रयागराज की सड़कों की तस्वीर है, जहां पर रथों पर रखे चांदी के तख्त पर सवार होकर महामंडलेश्वर और दूसरे संत शहर में पहुंचे। प्रवेश किया इन्होंने और इन्हें देखने के लिए जगह जगह पर प्रयागराज वासियों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। फूलों की बारिश के साथ संतों का शहर में स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जूना अखाड़े के ये संत हैं। 1000 संतों की संख्या बताई जा रही है जो कि आज पहुंचे थे। महामंडलेश्वर को आप देख रहे हैं, जो कि चांदी के हौदे पर सवार होकर आए, रथ पर सवार होकर आए। सजे धजे हाथी, ऊंट, घोड़े इस जुलूस में देखिए करीब 1.5 किलोमीटर तक का ये जुलूस लंबा। और यहाँ पर सबसे आगे नागा साधु चल रहे थे, जो कि ढोल बजाते हुए शहरवासियों को जूना अखाड़े के संतों की एंट्री की जानकारी दे रहे थे। और पीछे पीछे संत समाज। जो परंपरा है, ये 2500 साल पुरानी ये परंपरा बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अब संतों के आगमन के साथ ही अनौपचारिक शुरुआत हो गई है कुंभ की, और जूना अखाड़े के संत यहाँ पर मौजूद होकर मेले में आगे की जो तैयारी है वो देखेंगे। खासकर अपने अखाड़े के लिए पेशवाई की व्यवस्था करेंगे। पेशवाई 25 दिसंबर को निकाली जानी है। शाही जुलूस गंगा पार के रहीमापुर इलाके से शुरू होकर मेला क्षेत्र होता हुआ मौजगिरी मंदिर छावनी पर जाकर समाप्त हुआ। संतों का ये शाही अंदाज देख रहे हैं आप। इधर मथुरा प्रशासन ने गोवर्धन पर्वत पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। दरअसल एनजीटी ने गोवर्धन पर्वत के आसपास के कई निर्माण को अवैध करार दिया था और तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने अवैध इमारतों को चिन्हित कर कार्रवाई की। इस दौरान गिरिराज मंदिर के आरती स्थल को भी अवैध बताया गया, ढहा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, नारेबाजी की। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल होने की वजह से हालात बेकाबू नहीं हो पाए। प्रशासन से नाराज पुजारियों ने कई मंदिरों को बंद कर दिया। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मंदिर बंद किए गए, आगे ब्रज 84 कोस के मंदिर बंद कराए। कार्रवाई एक्चुअली एनजीटी ने तहसीलदार को 68 गिरिराज महाराज पर्वत दर्ज है, गिरिराज महाराज पर्वत को खाली करने है आदेशित किया है बिना समय लाश किए।
तत्काल गिरिराज महाराज पर्वत जो दर्ज है खतौनी वो खाली कर दिया जाए। आज आरती स्थल को तोड़ने के लिए जो गिरिराज पुरातन काल से है आरती स्थल, रानी राय मंदिर में आरती होती थी, उसका यहाँ पर बनाया गया आरती स्थल, उसे तोड़ने के लिए एनजीटी ने आदेश दिया है। उसके विरोध में ये मंदिर बंद। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुट वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़ गए। बगैर इजाजत के यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसे लेकर समाजवादी छात्र सभा की छात्र नेता अन्नू प्रसाद ने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद एबीवीपी के छात्र नेताओं और अन्नू प्रसाद में बहस छिड़ गई। हैरानी की बात तो यह थी कि जिस वक्त दोनों ओर से बहस हो रही थी उस वक्त यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब मामले की जानकारी चीफ प्रॉक्टर गोपाल प्रसाद को दी गई, तब जाकर उन्होंने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। शुरुआती जांच में दोनों पक्षों की गलती सामने आई है। एक अनूप भारत जी हैं जो एमए के छात्र हैं पॉलिटिकल साइंस से। इन चारों लोगों को तत्काल प्रभाव से मैंने निलंबित कर दिया और आगे अभी मैं जांच कार्रवाई जो है करने के लिए, इन लोगों का पक्ष लेने के लिए जांच कमेटी आज गठित कर दूंगा और ये लोग अपना पक्ष रखेंगे। फिर आगे जिसकी गलती होगी उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई होगी। माननीय कुलपति जी भी इस सरकार हर घर में उजाला पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन कंपनियां ऐसी हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रही। लूप पॉइंट छोड़े जाते हैं, ऐसे लूप होल्स छोड़े जाते हैं जिससे जनता परेशान हो, एक रास्ता और घूसखोरी का खुल जाए। कानपुर के तलाक महल इलाके में सैकड़ों घरों के कनेक्शन तारों को अंडरग्राउंड करने के बहाने काट दिए गए, लेकिन दोबारा कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोग अब परेशान हैं। पानी और बिजली के तारों को भी एक साथ डाल दिया गया है, जिससे कभी कभी हादसे का भी डर यहां बना हुआ है। इस मामले की शिकायत लोगों ने कंपनी और अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। इस बार विधायक ने अधिशासी अभियंता के दफ्तर पहुंचकर मामले को ठीक करने की गुहार लगाई है। साथ ही लापता लगे हैं जिनसे दुर्घटनाएं हो सकती हैं और उस पर भी बगैर किसी जगह पर कनेक्शन पूरे दिए उन्होंने लाइनें काट दी हैं और नई लाइनें चालू कर दी हैं। हमारी मांग थी कि किसी भी तरीके से दिया जाए, सब लोगों को कनेक्शन दे करके ही लाइन काटी जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप बिजली और पानी से महरूम नहीं कर सकते। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वेस्ट यूपी के 22 जिलों के वकीलों ने अपने जिलों में सांसदों, राज्यसभा सांसदों को ज्ञापन सौंपा। मेरठ में भी अधिवक्ताओं ने सांसद और राज्यसभा सांसदों के घरों का घेराव किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन राजेंद्र जानी ने कहा कि ये मांग सिर्फ वकीलों की नहीं है बल्कि जनता की भी है, और अगर पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग पूरी नहीं होती है तो वोट भी यहां अब कोई नहीं देगा। उसकी तायद अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पड़ी थी और उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि मुद्दा वास्तव में सही है और ये सेंट्रल का मामला है, ये सरकार का मामला है, इसका प्लेटफॉर्म सरकार है। तो वो बात जो चीफ मिनिस्टर साहब हमें गुमराह कर रहे हैं हमारी समिति को, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो क्लियर हो चुकी है। अब हम चूंकि आंदोलन तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, अब ये 19 का चुनाव है, 2000 में 19 का चुनाव है और अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं और अब इस 4 महीने में पूरी मजबूती के साथ हम जो है इस आंदोलन को चलाएंगे। दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास खत्म हो गया और इस दौरान एक बात दोनों देशों के एजेंडे में कॉमन थी कि उभरते आतंकवाद को मात कैसे दें। इंद्र 2018 सैन्य अभ्यास का समापन हो चुका है और दोनों ही देशों ने आतंकवाद को हराने का संकल्प लिया। भारत और रूस की दोस्ती इंद्र 2018 में दिखी ताकत। इंद्र के निशाने पर आतंकवाद, जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये सैन्य ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं, लेकिन इनके सामने आने की जुर्रत मत करना। ये चेतावनी है दुश्मन देशों को, कहीं मुंह की खानी न पड़ जाए। वैसे ये दोनों देशों की सेनाओं का सैन्याभ्यास था
साथ ही दोनों की दोस्ती की तस्वीर थी। दो देशों की सैन्य ताकत का नजारा था। नाम दिया गया था इंद्र 2018। इस सैन्य अभ्यास के जरिए झांसी के बबीना सैन्य स्टेशन में दोनों देशों ने उभरते आतंकवाद से लड़ने की रणनीति पर काम किया। रशिया और भारतीय सेना मजबूत है, बहुत एक्सपीरियंस है, काफी ट्रेनिंग है और ऐसे थ्रेट ऑफ टेररिज्म जो कि पूरे संसार में नए नए तरीके से उभर के वापस आ रहा है, ऐसे कोई भी चुनौतियों को उनको कन्फ्रंट करने के लिए या उनको टैकल करने के लिए हर मैदानों में तैयार है। वैसे आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से यही संदेश दिया गया कि ये दो देशों की ताकत का नमूना था। लेकिन ये मान लीजिए, दोनों देशों की ताकत ऐसी है कि दुश्मन देश को धूल चटाने में देर नहीं लगेगी। वो महारत हासिल है कि दुश्मन देश के दांत खट्टे हो जाए, चाहे वो जल हो, थल हो या नभ हो, कहीं भी किसी भी दुश्मन देश की चुनौती से निपटने के लिए आर्मी तैयार है। वैसे ये 21वीं सदी के आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सैन्य अभ्यास था, लेकिन मान लीजिए जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। इधर बलिया के नगर पालिका के सहयोग से ददरी पशु मेले का आयोजन किया गया। ये मेला 1 हफ्ते तक चलेगा। यहाँ देश भर से उन्नत किस्म की नस्ल के गधे और खच्चर शामिल होंगे। साथ ही इस प्रदर्शनी में लोग खरीदारी भी कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी के पीछे एक खास परंपरा भी है। बताया ये जाता है कि पंचायत कर धोबी समाज के लोग अपने बेटे बेटियों के रिश्ते की बात भी यहीं पर करते हैं और शादी तय करते हैं। टीटी एग्जाम के आंसर की में आई खामियों के बाद गलत जानकारी भरने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कंप्यूटर बेस्ड मूल्यांकन होने की वजह से गलत ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। ऐसे में गलत ओएमआर शीट भरने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी मूल्यांकन से पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। भूल से गलत रोल नंबर और गलत बुकलेट सीरीज के साथ गलत जानकारी भरने वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी ओएमआर शीट में की गई गलतियों को सुधारा जाए, वो बाहर ना हो। इसके लिए ये अभ्यर्थी परीक्षा नियामक अधिकारी के ऑफिस पहुंचे और लगातार बाहर डटे हुए हैं। दबाव बनाने की कोशिश लगातार अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। बात लखनऊ महोत्सव की करते हैं। इस बार लखनऊ महोत्सव को अटल संस्कृति विरासत की थीम देकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई है। यहीं पर तैयार किया गया है अटल गांव। ये गांव हर किसी को अपनी मिट्टी की खुशबू से जोड़ रहा है। आप भी इस वक्त देख सकते हैं ये तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर लखनऊ महोत्सव की। इधर आगरा में रात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा तो दिन में भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार ही बना रहा। शहर के कई हिस्सों में 2 किलोमीटर दूर से ही दमकने वाला ताज किले से ही ठीक से नजर नहीं आ रहा। इन सबसे बेपरवाह नगर निगम का कूड़ा जलता रहा। NH2 से ताज नगरी में छाई धुंध का जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। आगरा में एक बार फिर प्रदूषण की मार पड़ी है। रात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर था, जबकि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर है। तो लगातार यहाँ जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे धुंध की चादर तनी हुई है शहर में। ताजमहल भी ठीक से नजर नहीं आया किले से आज। और आप देख सकते हैं NH2 पर हमें इस वक्त खंडारी के और यहाँ वाहनों में लाइटें जल रही हैं।